रीजन दे रखा है फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने दिया पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है इसका? इधर तो होगी वाई एक्सिस पर तो होगी पोजीशन, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर होगा टाइम। वाई एक्सिस पर पोजीशन, एक्स एक्सिस पर टाइम। इन्होंने बोला कि ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर हमने एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट करा है, तो इसको उन्होंने टाइम एक्सिस बोल दिया। ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या है? ये ओरिजिन है, और मान लो ये 5 मीटर का मार्क है। 5 मीटर के मार्क का मतलब क्या है कि इधर 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड बाद मैं देखता हूँ तब भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर के मार्क पर खड़ा हुआ है। 2 सेकंड हो जाए तब भी वो इधर ही खड़ा हुआ है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। 3 हो जाए तब भी 5 मीटर के मार्क पर खड़ा हुआ है, यानी कि वो 5 मीटर के मार्क पर ही लगातार खड़ा हुआ है, कंटिन्यूअसली खड़ा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। तो इसका मतलब इन्होंने जो ऑप्शन ए है ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये जो रीजन है ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये रीजन ही इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बोलो बोलो। सर इसका पार्ट बी क्यों नहीं होगा? क्या होगा? सर इसका आंसर ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? अभी बताता हूँ। ऑप्शन बी में ये आता है कि ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऑप्शन बी में आता है कि ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं ना, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन जो है, पोजीशन कहाँ है? वाई एक्सिस पर। तो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसी वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो पहला वाला ही ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक है। क्योंकि देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों चीजें यस ट्रू सर। है ना। तो ये जो रीजन है ये इसी का तो एक्सप्लेनेशन है। ओके समझ गए? सर। क्योंकि टाइम के साथ साथ टाइम जैसे चेंज हो रहा है, 1 सेकंड हुआ तब भी वो वही है, 2 सेकंड हुआ तब भी पोजीशन चेंज नहीं हुई, 3 सेकंड हुआ तब भी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ गए? ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है, असर्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द वेक्टर सम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी is the vector sum of area under is the vector sum of area under velocity time graph, area under velocity time graph। रीजन क्या दे रखा है वो देखिएगा। रीजन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, क्या होगा बताओगे? सर बोर्ड नहीं विजिबल। हाँ, सर बोर्ड नहीं विजिबल। बोर्ड विजिबल नहीं है, देखो अब दिखाई दे रहा है। सर उस पे जो लाइट पड़ रही है उसकी वजह से प्रिंट ब्लर हो रहा है, वो जो आप लिख रहे हैं वो ब्लर हो रहा अच्छा, ये जो ऊपर लाइट पड़ रही है ये इसकी वजह से? है। यस सर। अच्छा, अभी करता हूँ ऊपर वाली लाइट बंद, रुको 1 मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू। ओके, अब बेटा ऑफलाइन आना शुरू करो, अब तुम बहुत दिन हो गए, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो आ सकते हो। यस सर। हाँ, ऑफलाइन आया करो। चलिए जी, देखना जरा यहाँ पर रीजन में ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये तो ट्रू है। ऑप्शन बी होगा इसका। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है उसी से डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर फिर ये जो असर्शन है इसका प्रॉपर रीजन क्या होगा? असर्शन का प्रॉपर रीजन जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका प्रॉपर रीजन क्या होगा? इसका प्रॉपर रीजन ये होगा कि जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया यहाँ पर ऐसे, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो सारा का सारा मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देता है ऐसा। इसका जो करेक्ट रीजन है वो ये है कि भाई यहां से लेकर और यहां तक जो वेलोसिटी है, इसका करेक्ट रीजन है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बोलूं? नहीं, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर मैं यहाँ वाली वेलोसिटी को जीरो मान लूँ, भाई जीरो ही है, यहाँ वाली वेलोसिटी को v मान लूँ फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि ये स्लोप है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर मैं फंडा यूज करूँ, तो मेरे पास इतने के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर इतने के लिए डिस्प्लेसमेंट, फिर इतने के लिए। तो अगर मान लीजिए सेकंड इक्वेशन दे रखी हो कि बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्राफिकल मोशन, देन वो उसका एजर्शन का करेक्ट रीजन होता। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर बी है इसका तो आंसर। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखिएगा। assertion है circular motion is an example of circular motion is circular motion is an example of uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion. देखिएगा रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गलत दे रखा है, ये है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज नो एक्सेलरेशन।
In uniform circular motion, there is no acceleration. ठीक, तो पहला देखेंगे सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है? बताओगे? नो सर। क्यों? सर उसमें हमारी स्पीड तेज थोड़ी ना होती है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना होता है हमारे मोशन में। और सोच लो कुछ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज होती है। आप कहेंगे कैसे? यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि वो टर्न लेता है, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो स्पीड और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, ये दो चीजें होती हैं। तो अगर स्पीड लगातार चेंज होती चली जाए तो भी एक्सेलरेशन है, और अगर डायरेक्शन लगातार चेंज होती चली जाए तो भी एक्सेलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पर हम ऐसे 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 घूमते रहते हैं, तो हमारी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज चेंजिंग मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एजर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है, रीजन फॉल्स है। तो एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूँ, वैसे ठीक ही है जो बता रहा हूँ मैं आपको। 54 का सी होना चाहिए, 54 का सी है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। assertion है, a body can have acceleration even its speed is constant. A body can have acceleration even if its speed is constant. Even if its speed is constant. Reason: in uniform circular motion, speed of body is constant. In uniform circular motion, speed of body is constant, but its velocity continuously changes. In uniform circular motion, speed of body is constant, but its velocity continuously changes. A body can have acceleration even its speed is constant. इसका बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसको यूनिफॉर्म कहा जा रहा है। यूनिफॉर्म क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। लेकिन लगातार हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती जा रही है ना। तो जब उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। तो अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये आपका असर्शन तो ट्रू है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब रीजन जो है वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो ऑप्शन ए। उसके बाद मुझे ये बताइए कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में? आए थे? चलिए ठीक है। तो केस स्टडी वाले जो हैं इसके क्वेश्चंस, केस स्टडी वाले तो मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि इतना लंबा केस बोर्ड पर लिखना तो पूरा लगभग टाइम भी वेस्ट होगा।
तो लगभग 56, 57, 58, 59, 60 5 क्वेश्चन है केस स्टडी वाले, ये आप करिएगा। और मोशन के बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं जो स्टार्ट कराएं साइंस में? देखिए मैं आपको सर ऑप्शन इज मैटर, हाँ जी बोलो। सर बुक में क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ए गिवन है। गलत है, गलत है, गलत है, बी सही है, वो मैंने देख लिया था। अच्छा अब ये बताइए कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 4 चैप्टर बचते हैं, टोटल 5 है फर्स्ट टर्म में। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करें? सर इज मैटर अराउंड दिस प्योर। सर बोलो। सर मेरे एग्जाम्स हैं तो मोशन वाला कर ले प्लीज। मोशन वाला कर तो लिया? सर जो वो वाला है अच्छा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, यस सर। चलो पहले वो कर लेते हैं, कोई नहीं, पहले वो कर लेते हैं, तो हमारा एक तरह से फिजिक्स फिर कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है। सीधे क्वेश्चंस उठाते हैं।